हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस सब पे बात करेंगे। जैसे इंडियन आर्मी ने सोल्जर्स और ऑफिसर्स के लिए एक नई यूनिफॉर्म यानी नई वर्दी तैयार की है और इसका डिज़ाइन एक खास फैशन इंस्टीट्यूट की मदद से हुआ है। कौन सा इंस्टीट्यूट है वो और क्या खास है इस वर्दी में, इसके बारे में जानेंगे। इंडिया ने फाइनली पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को एक्सपोर्ट करने का फाइनल डील कर ली है। इंडिया ने एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। तो ये कौन सा देश है और इसके जरिए, इस डील के जरिए हम चीन को टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल बात करेंगे। क्या खास है इस ब्रह्मोस मिसाइल में। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह यानी रिपब्लिक डे इवेंट की शुरुआत करने की जो डेट है उसको बदल दी है। तो नई डेट क्या हो गई है और क्यों बदला गया है इसको। एक फेस्टिवल है कचाई लेमन फेस्टिवल, वो शुरू हुआ है किस राज्य में। एक बहुत बड़ी बिजनेस डील हुई है। स्टील और एनर्जी बिजनेस में टाटा, मित्तल और अंबानी को चुनौती मिलने जा रही है। तो ये डील दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को और किस भारतीय औद्योगिक समूह के बीच हुई है और क्या बदलाव होने जा रहा है उद्योग के क्षेत्र में, बहुत बड़ा। और भी कई टॉपिक है, उन सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2021 का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। MCQ है 1250 और पूरा डिटेल भी है और इंडेक्स भी अच्छी तरीके से किया गया है, इंडेक्सिंग, ताकि एक एक कंटेंट के बारे में आपको पता चल सके शुरू में ही। और फिर आगे MCQ है और डिटेल में कंटेंट है। तो आपके तमाम एग्जामिनेशंस में काम आएंगे और इसकी बुक जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसको। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने किस फैशन इंस्टीट्यूट की मदद से नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया है। या कहें इस क्वेश्चन को ऐसे भी कि इंडियन आर्मी ने किस फैशन इंस्टीट्यूट की मदद से डिजाइन की गई नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पेश किया। आंसर होगा NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये है नई वर्दी। ओके। और सेना दिवस आयोजित होता है 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी 2022 को इस नई यूनिफॉर्म को पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड पर मार्च किया। तो आप वीडियो भी देख रहे हैं इस तरीके से और बहुत ख़ास है ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। और इस नई ड्रेस को इस साल के अगस्त महीने तक इंडियन आर्मी में पेश कर दिया जाएगा और जितने भी जवान हैं और जितने ऑफिसर्स हैं उनको ये वर्दी नई वो मिल जाने की संभावना है ऐसी। तो सवाल उठता है कि नई यूनिफॉर्म क्यों डिजाइन की गई है, क्यों तैयार किया गया है। तो देखिए, जो नई यूनिफॉर्म है वो सैनिकों को अधिक आराम के साथ आराम देगा, मतलब बहुत भारी नहीं है ये, और डिज़ाइन में एक रूपता प्रदान करेगा। यूनिफॉर्म में ऐसे कोमोफ्लाज हैं यानी ऐसे कलर और पैटर्न का यूज़ किया गया है जो कि दूर से नज़र ना आए कि और छिपने में मदद मिले। ओके, तो ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। और आपको फ़र्क मैं बताऊं, ये तो यूनिफॉर्म है। फ़र्क ये है कि पहले मैं दिखा देता हूँ। ये जो फोटोग्राफ है ये पुराना यूनिफॉर्म है जो अभी यूज़ हो रहा है। इसमें क्या है, बेल्ट पहना हुआ है सैनिक ने और शर्ट को पैंट के अंदर रखा हुआ है। ओके, ये अभी डिज़ाइन है। और ये है अमेरिका का डिज़ाइन, यानी अमेरिका ने इस तरह से वो उसकी वर्दी होती है कि शर्ट बाहर होती है। ओके, टक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पैंट के अंदर में। तो आर्मी ऑफिसर्स के अनुसार कि इस तरह की ड्रेस में ज़्यादा आराम होता है और ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये वाली जो है ये नई ड्रेस ये फाइनल की गई है इंडियन आर्मी के लिए, यानी नई यूनिफॉर्म तैयार की गई। अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों की जो आर्मी है उसमें इसी तरीके की ये यूनिफॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो अब सवाल उठता है कि बदला क्यों गया है। तो देखिए, अभी क्या होता है कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तरह की डिज़ाइन की हुई यूनिफॉर्म है। जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर सैनिक हैं तो उनके लिए अलग डिज़ाइन की है। जंगली इलाकों में अगर सैनिक जा रहे हैं तो उसके लिए अलग डिज़ाइन है। तो यूनिफॉर्म को पहले से ज़्यादा हल्का और नज़र न आने वाला डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT की मदद ली और ये किया। ओके, तो नई जो यूनिफॉर्म है ये वाली, इसमें 70-30 का रेशियो के अनुसार कॉटन और पॉलिस्टर का यूज़ किया गया है, यानी ये लाइट वेट है। हालांकि अभी एयरफोर्स और नेवी के जो यूनिफॉर्म है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात भारत किस देश को करेगा? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से कह सकते हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर किस देश से हासिल किया है? आंसर होगा इसका फिलीपींस। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। फर्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर, फिलीपींस अप्रूव्ड $374 मिलियन का ये डील है। ओके, और अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ओके, और पहली बार है जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस के जो नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस खरीद के लिए नोटिस ऑफ ऑर्डर पर साइन कर दिया है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसे डिज़ाइन किया गया है इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर। और अब तक की सबसे आधुनिक जो भी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, उन सब में इसको एक माना जाता है। इस मिसाइल के थ्रू भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी देश बन चुका है। ओके, तो इस मिसाइल के बारे में बता दूं, ये एक शिप से इसको लॉन्च किया जा रहा है इस तरीके से। ये कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इस मिसाइल को जल, थल और वायु से छोड़ा जा सकता है। और इस क्षमता को हम लोग कहते हैं ट्रायड। तो ट्रायड जो है वो विश्वसनीय क्षमता, वो भारत के पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और सीमित रूप में फ्रांस के पास मौजूद थी। लेकिन जब इंडिया ने डेवलप किया तो इंडिया के पास भी ये तकनीक आ गई, यानी ट्रायड, यानी तीनों, यानी समुद्र से भी, हवा से भी और ज़मीन से भी हम इसको फायर कर सकते हैं। ओके, इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, इन सब से छोड़ा जा सकता है। और ये जो मिसाइल है उसे भारत और रूस की दोनों की एक संयुक्त कंपनी है। रूस की एक कंपनी है एनपीओ मशीनोट्रोनिया और इंडिया की है DRDO। तो उन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। पहली बार इसे डिज़ाइन करने की जो बात हुई थी, वो बात थी कब? 1998 में डील साइन हुई थी। ओके, उसके बाद इसको बनाया गया है। और ये आपको बताऊं, इसकी स्पीड वो है ध्वनि की रफ्तार से 3 गुनी ज़्यादा स्पीड है इसकी, यानी 4321 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मार कर सकती है। तो ऐसे इस रफ्तार में होता क्या है कि बहुत सारी जो डिफेंस की मिसाइल है वो इसको रोक नहीं पाएगी। तो ये मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और 300 किलोग्राम भारी जो युद्धक सामग्री है उसको ले जा सकती है। अच्छा, ब्रह्मोस जो है उसका फुल फॉर्म भी है। ये भी सवाल उठ सकता है आपसे, क्योंकि ब्रह्मोस अब बहुत चर्चा में आ गई, पहली बार इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये भी सवाल हो सकता है कि ये नाम का अर्थ क्या है। तो इसका ये दरअसल इंडिया और रशिया की नदियों के नाम पर रखा गया। तो इसका ब्रह्मोस का फुल नाम होगा ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया एंड द मॉस्कोवा ऑफ रशिया। तो ये 2 नदी हैं, उन्हीं के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया। अब सवाल उठता है कि फिलीपींस ने क्यों खरीदा है। तो एक बार मैप के थ्रू बताते हैं। ये रहा प्यारा भारत और फिलीपींस भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर है ये फिलीपींस, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? मनीला। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुर्तेते। ओके, दरअसल फिलीपींस का समुद्री विवाद चाइना से है। ये फिलीपींस है, यहाँ इंडिया रहा, और ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ से टेंशन है। हो क्या रहा है कि चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी जो यहाँ पर है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड उसने बना दिए। तो आइलैंड बनाने की वजह से यहाँ का जो एक समुद्र का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का दायरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया उसने अपना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है समुद्री एरिया में, और वहाँ तक मछली पकड़ने और अपने जहाज के चलाने, इन सब का अधिकार होता है। ओके, और प्राकृतिक जो संसाधन है उन सबको लेने का अधिकार होता है। तो चीन क्या कर रहा है कि चूंकि पूरा साउथ चाइना सी है ये इस तरीके से यहाँ तक, तो इन सब पर अपना अधिकार जमा रहा है। और ऐसे में फिलीपींस, ब्रुनेई और वियतनाम, मलेशिया, इस तरह से बहुत सारे जो देश हैं उन सबको दिक्कत हो रही है और लगातार टेंशन ये दिख रहा है। तो इसी वजह से साउथ चाइना
सी का जो टेंशन है उसको देखते हुए फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल लिया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ख़ास तौर पे कई सारी जो आसियान देश हैं वो सब अपनी सुरक्षा के लिए विश्वसनीय हथियार की ज़रूरत को देख रहे हैं और ये हथियार सबसे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस पर विश्वास जताया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार फिलीपींस जो है ब्रह्मोस मिसाइल को अपने तटीय इलाके पर तैनात कर सकता है, यानी इस इलाके पर यहाँ पर तैनात कर सकता है। फिलीपींस जो है बहुत सारे आइलैंड का एक देश है, बहुत सारे द्वीप हैं, उन सब का मिला जुला एक कंट्री है। ठीक है, अब सवाल उठता है, थोड़ा डिटेल हो रहा है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जैसे एक एमसीक्यू मैंने दिया सिर्फ वही एमसीक्यू आए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिटेल जानना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आते हैं अंदर से, ज़्यादा ऐसी संभावना रहती। तो भारत का फ़ायदा ये है सबसे पहला कि भारत को विदेशी मुद्रा मिल रही है। ओके, कितनी मुद्रा मिल रही है? $374 मिलियन मिल रहा है, लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। और इस तरह की खरीद से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी और ये डील दुनिया भर में भारत के सैन्य कौशल का एक तरह से प्रदर्शन भी होगा कि हम हथियार की डील करते हैं इस तरीके से। एक और बात है कि चीन के खिलाफ गोलबंदी, भारत ने फिलीपींस के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल का डील किया है, यानी फिलीपींस को दे रहा है इंडिया, तो ऐसे में जो चाइना है यहाँ पर, इसको भी एक तरह से हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, चीन को टारगेट कर रहे हैं, माहौल बन रहा है और ये सौदा जो है वो इंडिया और फिलीपींस के बीच में संबंधों में और मजबूती लाएगा और दोनों देशों के जो डिफेंस कारोबार है उसको बेहतर बनाएगा। फिलीपींस और ये रहा इंडिया। चाइना से हमारा भी टेंशन चल रहा है, कहाँ कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में टेंशन चल रहा है और यहाँ पर लद्दाख में इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर टेंशन चल रहा है। तो हमने इसे एक मदद की है और इससे चाइना को मिर्ची तो लगेगी ही। ओके, एक और बात है, फ़ायदा क्या है इंडिया को? सिपड़ी की रिपोर्ट मार्च में ही आई थी, पिछले साल ही। सिपड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री के बारे में वो डेटा वगैरह जारी करता है। तो इस लिस्ट के अनुसार इंडिया जो है आर्म्स एक्सपोर्ट करने में 24th स्थान है। कब से कब तक में? 2016 से 2020 के बीच में। ठीक है, इस दौरान इंडिया की रैंकिंग 24th रही थी। 16 से 20 के दौरान 24वीं रैंक रही। और दुनिया भर में जितने भी आर्म्स एक्सपोर्ट हुए हैं अलग अलग देशों के द्वारा, तो उनमें से 0.2% हिस्सा इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। उससे पहले इंडिया का जो शेयर था 0.1% था 2011 से 15 के बीच में, और 16 से 20 के बीच में हमने बढ़ाकर लगभग दोगुना यानी 0.2% हम लोगों ने किया। ओके, तो इस स्थिति को और बेहतर करना है आर्म्स एक्सपोर्ट करने में। अगर सालाना ये बात करें तो 2016-17 में इंडिया ने 1521 करोड़ रुपए के आर्म्स को एक्सपोर्ट किया था। 18-19 में 10,700 करोड़ रुपए का आर्म्स एक्सपोर्ट किया था। तो ये कोशिश है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम हथियारों के आयात में कमी लाएं और एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ावा दें। तो ऐसे में ये भी होगा कि अब अलग अलग देश भी मिसाइल खरीद सकते हैं इंडिया से। भारत और रूस के द्वारा जो बनाया गया है ब्रह्मोस मिसाइल, तो आप न्यूज़ देख रहे हैं, द हिंदू की न्यूज़ है और यहाँ पर ये एक शॉर्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि नेगोशिएशन इन एडवांस स्टेज विद इंडोनेशिया एंड थाईलैंड डिफेंस ऑफिशियल्स सेड। मतलब कि इंडोनेशिया और वियतनाम भी आगे भविष्य में जल्द ही खरीद सकता है ब्रह्मोस मिसाइल। एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए थोड़ा सा विस्तार में मैंने बताया, और जितना भी मैंने जो भी बात बताई है वो सब PDF में मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेली का जो PDF होता है वो फ्री होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत करने की तिथि को यानी डेट को बदलकर क्या कर दिया है? आंसर होगा 23 जनवरी। देखिए, दरअसल क्या होता है कि गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो 26 जनवरी को हर साल आयोजित होता है, लेकिन इस समारोह की शुरुआत 24 जनवरी से ही हो जाती है। तो अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इवेंट को हम
23 जनवरी से ही शुरू कर देंगे। क्यों? इसकी एक वजह बताई गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को, तो उनको सम्मान देने के लिए दिवस की शुरुआत, मेन इवेंट तो 26 जनवरी को ही होगा, लेकिन इवेंट की टोटल शुरुआत कई दिनों का इवेंट होता है, तो शुरुआत 23 जनवरी से हो जाएगा। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ओके, 1897 को। इससे पहले केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाना शुरू किया था। ओके, तो रिपब्लिक डे इवेंट होने जा रहा है 26 जनवरी को, मेन जो समारोह है उसमें। तो एक बार बात कर लेते हैं कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, 5 सेंट्रल एशियन कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इस बार के क्या है चीफ गेस्ट। कौन कौन से हैं? तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सब देश हैं। इन सब के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस बार, यानी 5 देशों के प्रेसिडेंट इस बार चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे इवेंट के दौरान। ओके, और ये सभी देश जो हैं वो सोवियत संघ के अंग रह चुके हैं, और 1991 के दौरान जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ था तो फिर ये अलग अलग देश बन गए थे। अब एक बार चर्चा कर लेते हैं, चूँकि चेंजेस सरकार कर रही है तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि मोदी सरकार ने अब तक नए दिवस कौन कौन से घोषित किए हुए हैं। मोदी सरकार के द्वारा घोषित नए दिवस पिछले कुछ सालों में, तो सबसे पहले बताऊं, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप्स डे घोषित कर दिया गया। एक तो नई बात ये है, ठीक है। इसके अलावा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था अगस्त में। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी सरदार पटेल की जन्मतिथि है, तो उसी के दौरान ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था सरकार ने। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया हुआ है 4 साहिबजादों की श्रद्धांजलि के लिए। ओके, तो ये जो मोदी सरकार है उसने ये कुछ चेंजेज किए हैं, नए दिवस घोषित किए हुए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लेना एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट है ये भी। उससे पहले अगर ये पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके इस वीडियो का। क्वेश्चन होगा 15 जनवरी 2022 को कौन सा हुआ भारतीय सेना दिवस मनाया गया? आंसर होगा 74th ये सेना दिवस मनाया गया। और इसी सेना दिवस समारोह के दौरान इंडियन आर्मी ने अपने नए यूनिफॉर्म को पब्लिकली किया। ओके, पैराशूट रेजिमेंट ने वो नई यूनिफॉर्म पहन के परेड किया था। तो सवाल उठता है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी के दिन ही साल 1949 यानी 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, उन्होंने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। ओके, तो बुचर थे वो भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, और जनरल करियप्पा भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का प्रभार इन्होंने उनसे लिया था। ओके, तो इसी वजह से इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। सेना की कमान लेने के बाद के.एम. करियप्पा वो भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। ओके, पहले कमांडर इन चीफ। आप सोच रहे होंगे कि कमांडर इन चीफ तो प्रेसिडेंट होते हैं, तो जनरल करियप्पा इस पद पर कैसे थे? तो यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए कि 1955 तक इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ का जो पद है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेना प्रमुख के पास ही था। 1 अप्रैल 1955 को कमांडर इन चीफ का जो पद है वो राष्ट्रपति के पास चला गया। राष्ट्रपति जो है वो कमांडर इन चीफ हो गए थे तीनों सेनाओं के। ओके, तो जनरल करियप्पा भारत के पहले फील्ड मार्शल भी थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
और ये फील्ड मार्शल का जो पद होता है वो 5 स्टार रैंक का होता है। और भारत में 2 ही फील्ड मार्शल हुए, पहले तो ये थे जनरल करियप्पा, दूसरे थे सैम मानेकशॉ। ओके, तो 74वां आर्मी डे इस बार मनाया गया है। तो भारत के सेना प्रमुख कौन है, एक सवाल उठता है, MM नरवणे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस ये कब मनाया जाता है? आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। आंसर होगा 14 जनवरी। उद्देश्य यही है कि जिन लोगों ने आर्मी में सेवा की है, निस्वार्थ भाव से बलिदान दिया है, उन सबको सम्मान देना। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2017 में और 2022 में छठा सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, शॉर्ट में कहेंगे इसे ICHR, तो उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए, नए चेयरपर्सन? आंसर होगा रघुवेंद्र तंवर। 3 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। ये रहे रघुवेंद्र तंवर, 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। ICHR के बारे में बताऊं, ये शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके अंतर्गत है और लक्ष्य यही है कि इतिहास का रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित किया जाए। इसकी स्थापना हुई थी 27 मार्च 1972 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2022 में किया गया? आंसर होगा मणिपुर। ओके, और ये फेस्टिवल है 18वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है और ख़ासतौर पे अनोखे प्रकार के नींबू के फल को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर होता है खास तरह का नींबू, तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए ये महोत्सव का आयोजित किया जाता है। ओके, और आपको बताऊं कि मणिपुर का जो किचाई नींबू है उसकी खासियत उसी की वजह से उसको GI टैग भी मिला हुआ है। मणिपुर की बात हो ही रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह और गवर्नर ला गणेशन। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस औद्योगिक समूह ने इस्पात और नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी इसके कारोबार की संभावना तलाशने के लिए दक्षिण कोरिया के पोस्को, जो कंपनी है दक्षिण कोरिया की पोस्को, उसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा अडानी ग्रुप। और न्यूज़ ये रहा, ये उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। इसके जरिए अडानी समूह ने स्टील और रीन्यूएबल एनर्जी इन सब के लिए एक नई संभावनाएं तलाश की हैं एक तरह से। ओके, और पोस्को जो है वो तो कंपनी है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसका फुल नेम है पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। और इस समझौते से एक और बात हुई है कि $5 अरब की अनुमानित निवेश से गुजरात में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी। मतलब कि अडानी अब स्टील के उद्योग में शामिल हो रहा है, जा रहा है उसमें, और अडानी के स्टील बिजनेस में उतरने से उसका मुकाबला टाटा ग्रुप, आर्सेलर मित्तल इन सब से होगा। और रीन्यूएबल एनर्जी में उतरने से तो अडानी अंबानी के साथ यानी रिलायंस के साथ तो टक्कर होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि स्टील बिजनेस पर क्यों नज़र है? सवाल होना चाहिए आपके मन में। देखिए, भारत ने यानी सरकार ने 2025 तक $5 लाख करोड़ की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है और इसमें स्टील इंडस्ट्री की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। भारत जो है दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोग के मामले में भारत दुनिया का 3रे नंबर पर है भारत। तो ऐसे में बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया का इंडिया, तो इसलिए स्टील की ओर अडानी या फिर जो तमाम कंपनियां हैं वो सब जा रही हैं। और रीन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब पे भी बात हुई है। तो कंपनी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह बनाने, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जो एनर्जी है, अभी हम लोग जो पेट्रोलियम पदार्थ यूज़ करते हैं तो वो अब शिफ्ट होने वाले हैं। ओके, तो ऐसे में रीन्यूएबल एनर्जी की ओर अडानी ने ये कदम रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। BWF जूनियर रैंकिंग जो कि जनवरी 2022 की है, उसमें अंडर 19 गर्ल्स सिंगल श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन है? आंसर होगा तस्नीम मीर।
ओके। तस्नीम मीर वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में जनवरी 2022 में उन्होंने 10,810 अंक हासिल किया। उसी के साथ वो अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ल्ड, यहाँ पर अंडर 19 गर्ल्स सिंगल श्रेणी की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो लेना कि आप टोटल की टोटल अंडर 19 में रैंकिंग की बात, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो ये अब बन गई हैं तस्नीर मीर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता है? आंसर होगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी का यह 11वां खिताब है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं वो। तो 88वीं जो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप है, उसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और फिर से याद दिला दूँ 2021 का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपके काम आ सकता है, देख लेना। और आज जो मैंने ये पूरा वीडियो बताया आपको, इसका पूरा PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है डिटेल नोट्स के साथ। अब कल मिलते हैं और कल बताते हैं नए करंट अफेयर्स के बारे में। और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा आप इस वीडियो को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना।